जब इतना ही दिक्कत था तो खुद का कुआं क्यों नहीं खोद लेते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज इसी मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। ये आरक्षण से जुड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है बहुत तेजी से इंडिया में। आप देख रहे हैं अजीत भारती एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या आप कह सकते हैं कि विचारक हैं, उन्होंने बोला कि भाई आज कोई 3000 साल पहले जब अगर निम्न कास्ट के वर्ग को अगर प्रॉब्लम थी, अगर पानी नहीं पिया देने जाना था या फिर जो है छुआछूत लग रहा था, सवर्णों के कुओं पे नहीं जाने दिया जाता था, तो वो खुद का कुआं क्यों नहीं खोद लेते। आज मैं इसी मुद्दे पर अपनी विचार, अपने थॉट्स प्रोसेस रखने आया हूँ। तो मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये विचार आखिर में इनके दिमाग में आया कैसे। आया इसलिए ये विचार क्योंकि देखिए, जब इतिहास को आप किसी एक पर्सपेक्टिव में बांध के आप नहीं देख सकते कि नहीं यही सही है। इतिहास चूंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम आप आए थे देखने के लिए, आप किसी न किसी सोर्स के थ्रू ही, सेकेंडरी सोर्स के थ्रू ही ज्यादातर जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। प्राइमरी सोर्स भी मिलते हैं, तो जो प्राइमरी सोर्स जो आपको मिलेगा ना, वहां से जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, तभी इतिहास की सही जानकारी और माइक्रो लेवल तक और गहराई के स्तर पर जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अगर आप सोचे कि प्राइमरी लेवल पे अगर कोई सेकेंडरी लेवल पर अगर कोई जानकारी अगर प्राप्त करते हैं, सेकेंडरी लेवल का कोई सोर्स अगर पढ़ते हैं, तो आपको सही जानकारी शायद न मिल पाए। कई बार कुछ गलत जानकारी भी उससे मिल पाए। और इतिहास पर्सपेक्ट का विषय है। अजीत भारती जी को मैं बता देना चाहता हूं कि इतिहास पर्सपेक्टिव का विषय है। किस इतिहासकार का क्या विचार रहा है, किसने किस प्रकार से उस समाज को समझा है, उस समय की परिस्थितियों को, उस समय के संदर्भ को किसने किस अपने माइंड सेट से आंकलन किया है, इस प्रकार से भी इतिहास की किताबें या इतिहास के स्रोत लिखे गए हैं। तो केवल ये मान लेना हो सकता है कि आप जितने भी उम्र में हो, अभी तक आपने लगातार उसके विपक्ष वाले ही, कटाक्ष वाले ही, आरक्षण से के विरोध वाले ही समाचार पत्रों या फिर आपने जो भी अध्ययन किया हो, अपना स्टडी आपने किया हो सकता है। तो विचार आपका कैसा डेवलप होगा, उसके खिलाफ ही हमेशा डेवलप होगा कि भाई 3000 साल पहले आज आप कुआं कोई क्यों नहीं खोद लिया। अगर सवर्ण जो है अपने कुएं पे नहीं जाने दे रहे थे निम्न कास्ट के वर्ग को, तो वो 3000 साल पहले अपना खुद का कुआं क्यों नहीं खोद लिए। ये जो सवाल आप करते हैं, आप सोचिए कि आज के 3000 साल पहले क्या वो स्टेटस था निम्न कास्ट के वर्ग के लोगों का, क्या वो सामाजिक स्थिति उनकी वैसा ताना बाना सामाजिक था, या वह सामाजिक क्षमता उनकी थी, या उनकी आर्थिक क्षमता उतनी थी, या उनको समाज में उतनी आर्थिक आजादी थी, उतनी, या आप कह सकते कि उतनी सामाजिक आजादी थी क्या उस समय। आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या उस समय इतनी आजादी थी उनको, सामाजिक दबाव कितना उनके ऊपर पिछले 3000 साल पहले था। 3000 छोड़िए, आज के 100-150 साल पहले चले जाइए, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी गांव जो पिछड़ा इलाका हमारे देश का है, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो गांव में जाइए। शहर में आप ध्यान मत दीजिए, शहर में ऐसी कोई बात नहीं अभी इस समय। इसलिए कहा जाता है कि जितना ही शहरीकरण होगा उतना ही जातिवाद खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो शहरी व्यवस्था अभी भारत में कितनी है बताइए। अभी तो भारत गांव का ही शहर बोला जाता है ना। तो गांव की स्थितियों को जाके गहराई से देखिए, चलकर गांव में पैदल घूम कर देखिए, उसके बाद आपको अभी भी जाति का जो है आंकड़ा मिल जाएगा, जाति का जो भेदभाव चल रहा है अभी वो मिल जाएगा आपको, सामाजिक दबाव अभी मिल जाएगा देखने को, सामाजिक स्टेटस का पता चलेगा आपको कि कितने लोग अभी भी जो है निम्न कास्ट वर्ग के लोग कितने दिहाड़ी मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केवल कुछ 5% या 2% लोगों के अगर उन्हीं कास्ट में के लोगों को आरक्षण अगर मिल गया, उससे ऊपर चले गए, तो केवल उनको देखकर आप ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि नहीं सारे लोगों की स्थिति ठीक हो गई है। अगर ऐसा ही है तो ये जो राजनेता है, पॉलिटिशियन है, इनको बोलिए कि आरक्षण को खत्म कर दें, सीधे सीधे बस गरीब अमीर वर्ग बनाए। ये जो पुलिस थाना या चौकी या फिर कहीं फार्म भरते हैं तो आपको जाति अपना बताना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी बताना पड़ता है, एग्जैक्ट बताना पड़ता है, वो खत्म कर दें। केवल नाम से, क्या कोई अंक से जो है अपना आपका जो है परिचय कराया जाए, क्यों बताया जाए। ये भी तो एक समस्या है ना। ये सामाजिक सिस्टम अगर इस ताने बाने को कोई लेकर ढो रहा है तो ये सरकार भी इसके पीछे जिम्मेदार है। ये जो जाति का आंकड़ा चलता रहता है, गेम चलता रहता है कि इतना वोटर हमारा है, इतना वोटर तुम्हारा है, ये वाला भी सिस्टम पे फोकस करिए ना। ये सबसे बड़ा दिक्कत तो ये पॉलिटिक्स का है, न कि केवल सिस्टम में रहने वाले लोग। पहले पॉलिटिशियन लोग अगर आगे बढ़कर आए, इस चीज को तवज्जो दें, बहुत सख्ती से तवज्जो दें, केवल तवज्जो देने से नहीं होगा, तब उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ, तब आम जनता भी जागरूक होगी, उससे आम जनता के लिए भी रास्ते खुलेंगे, आम जनता के लिए भी कुछ भेदभाव का जो अभी असर दिख रहा है वो कम होते दिखेगा। आप ये देखिए कि आप कहते हैं कि उस समय कुआं नहीं खोद लेते, देखिए आज के समय में कुआं खोदना, आज भी कुआं खोदना लाखों की बात आ जाती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च करना पड़ सकता है कुआं खोदने में, केवल अगर पानी निकालना हो अगर आपको। तो ये बताइए, तो अभी सोचिए कि उस टाइम की आर्थिक हालात क्या थे, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी उन जातियों का, निम्न कास्ट के जो वर्ग के लोग थे उनके हालात क्या थे आज के 3000 साल पहले। सोचिए कि 10% सवर्णों का प्रतिनिधित्व चल रहा था पूरे जो है 90% लोगों पर, तो उस समय के हालात क्या थे ये ध्यान दीजिए ना। वो हालात देखिए, 90% लोगों के ऊपर कंट्रोल किनका चलता था, 10% लोगों का कंट्रोल चलता था, और निम्न कास्ट के वर्ग के ऊपर तो ज्यादा ही वर्चस्व था। कोई फ्रीडम, आजादी, सामाजिक आजादी नहीं थी, किसी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही उतनी आमदनी थी, ना ही उतना क्षमता था उनके पास, ना ही उतनी सोच उनकी डेवलप थी उस टाइम में अगर देखा जाए
कि वो इस प्रकार का वो कर लेते। केवल दाने दाने को खुद ही मोहताज थे, उस समय खाने पीने को लेकर ही दिहाड़ी मजदूरी किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर लेते थे, वही बहुत। मान लीजिए अगर किसी, ऐसा नहीं है कि कुआं खोदने का साक्ष्य नहीं है, ये बात एकदम निराधार गलत है। ऐसा नहीं है उन्होंने कुआं नहीं खोदने का प्रयास किया या उन्होंने कुआं नहीं खोदा। कुआं उन्होंने खोदा जब बाहरी इलाकों में उनको बसाया जाता था, जब जो मेन बस्ती थी उन मेन बस्ती से हट के गांव के बाहर वाले इलाकों में भी अगर उनको बसाया जाता था, अगर वो बस जाते थे। पहली बात तो देखिए उनके पास जमीन भी नहीं, लेकिन अगर जिनके पास जमीन थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर वो बस जाते थे, सोचते थे अगर कुछ लोग मिलकर के वहां कुआं खोद लेते, तो जब कुआं खोद लेते तो वहां पे जो सामाजिक दबाव था, जो हिंसा होने लगता था, रोष उत्पन्न हो जाता था समाज में, उनको लेकर गुस्सा उत्पन्न हो जाता था कि कैसे ये अपना खुद का कुआं खोद रहे हैं। हिंसा होने लगती थी, रोष उत्पन्न रोका जाने लगता था, रोक छेक लगने लगता, उनके ऊपर लगने लगता था, मारपीट तक दबंगई होने लगती थी। उनको पानी नहीं पिए जो है कुआं नहीं खोदने के लिए नहीं खोदने दिया जाता था। अगर खोद भी लेते तो उसके लिए भी हिंसा होने लगती थी। तो बताइए इस दबाव में वो आखिर में क्या करते? आप कह रहे हैं कि खुद का कुआं क्यों नहीं खोद लेते? इसीलिए नहीं खोद पाते खुद का कुआं, क्योंकि वो हालात, वो सिचुएशन, वो आर्थिक तरक्की, वो क्षमता, वो सामाजिक स्तर और वो उनका सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है, जो उनका लेवल है, जो सोचने की क्षमता, वो भी डेवलप नहीं थी अच्छे से। इतना दबाया गया था, इतना सप्रेशन किया गया था आज के 3000 साल पहले, आज के 3000 साल पहले या 2000 साल पहले। आप देख सकते हैं कितनी दबंगई चल रही थी उस समय। जब आप इतिहास के प्राथमिक स्रोतों को जब आप पढ़ेंगे तब इसकी सही जानकारी और सही एड्रेस कर पाएंगे इसको। केवल ऐसे ही पढ़ के ऊपर से ये बात बोल देना कि कुआं खुद का क्यों नहीं खोद लेते इतने सालों में। भाई कुआं खोद भी लेते थे, ऐसा नहीं कि कुआं का साक्ष्य नहीं मिला है, कुआं खोद भी लेते थे, लेकिन समाज वाले जो लोग हैं, जो समर्ण जाति के लोग हैं या कास्ट के लोग हैं, वो उनको पानी नहीं पीने देते। कुआं खोदने के बाद वहां हिंसा होने लगती थी, रोका जाने लगता था, उनको रोष उत्पन्न हो जाता था समाज में। ये भी ध्यान दीजिए, हम किसी भी जाति के पक्ष विपक्ष में बात एकदम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, न ही हम हैं, लेकिन जो इतिहास के फैक्ट्स हैं उसको आप कट नहीं कर सकते, एकदम से कट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आज की सामाजिक हालात में और 3000 साल पहले की सामाजिक हालात में बहुत जमीन आसमान का फर्क आया है, बहुत ही बढ़ोतरी हुआ है। आज कोई भी निम्न कास्ट का व्यक्ति कहीं भी जाकर मार्केट में पानी पी सकता है, खा सकता है, कोई नहीं रोकने वाला है उसको। ये जरूर सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी उन कास्ट में अगर आप जाके देखें तो देखिए 90% लोग, 95% मैं कहूंगा अभी भी वो गरीबी हालात में, दबे कुचले हालात में, मजदूरी दिहाड़ी से जिंदगी यापन कर रहे हैं, अपना झोपड़पट्टी में यापन कर रहे हैं। आज भी गांव में झांक कर देखिए तो ये हालात अभी भी है। केवल 5% लोगों को जो है देखकर अनुमान लगा लेना कि नहीं नहीं ये जो है सही हालात में हो गए। हाँ, सरकार से बोलिए कि अमीरी गरीबी बस 2 जाति बताए, बात खत्म, जाति का कोई बात ही नहीं रहे, 2 ही जाति बताए, गरीबी और अमीरी का। तो ये सरकार को चाहिए केवल। तो सरकार जब इस पर फोकस करेगी, सरकार तो खुद ही वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अभी तो जाति जनगणना भी करवाना चाह रहे हैं, बिहार में हो ही गया, कि ताकि मतलब हमें हिसाब किताब मिलता रहे कि कितना कहाँ वोट बैंक हमारा है। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए उस समय के हालात को ध्यान दीजिए, उस समय के सिचुएशन, उस समय के कंडीशन, उस समय के जो आधार थे, देखिए उसकी बात करिए। जब इतिहास में हम जब देखते हैं, जब देखिए जब हम, अच्छा ये जाति व्यवस्था आई कब से, हम इसकी बात अगर करें इतिहास के मुद्दों में अगर जाके, हमने कुछ इसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा सकता है यही बात कि जो है किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ इसका। देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता, आज के 4000-5000 साल पहले की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं दिखता है जाति का, कि जन्म पर आधारित कोई जाति चल रही है या वर्ण व्यवस्था कोई चल रहा है। ऐसा कोई भी सिस्टम हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम जाते हैं जो है सिंधु घाटी में ही देखते हैं कि जब कैसे पता चलता है वहां पे हालात की, और वहां पे गरीबी अमीरी की खाई जरूर दिखती है। हम कह सकते हैं कि गरीबी अमीरी का लक्षण वहां पे दिखता है। ये सीधे सीधे साक्ष्य तो नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई जो लोग ऊंचाई पे जमीन अपना घर बना के रहते थे, बड़े बड़े घर जिनके बने रहते थे, वो शायद अमीर रहे होंगे, और जिनके झोपड़पट्टी थे शायद वो गरीब रहे होंगे। ये वाला सामाजिक स्तर, गरीबी अमीरी वाला जो खाई है, ये देखने को जरूर मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आज के हमारा जो इतिहास है, हमारा जो प्रारंभ है हमारे देश की, समझ लीजिए 5000 साल पहले, 4000 साल पहले ऐसी कोई जाति कास्ट का सिस्टम नहीं था उस समय, या वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, आज के जब हम 3500 साल पहले की बात करें, जब ऋग्वैदिक एरा आता है, इस टाइम हम बात करेंगे ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ। जब ऋग्वैदिक एरा आता है तो आप देखते हैं ऋग्वैदिक एरा में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगता है। वहां पे तब आप देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो भी योग्यता आधारित व्यवस्था थी, मेहनत आधारित व्यवस्था थी, जिसको समाज में नॉलेज था, जो भी कास्ट के जो भी व्यक्ति जो भी नॉलेज देने का माजा रखते थे, नॉलेज जिनके पास ज्ञान था, अगर ज्ञान देने का काम करते थे तो ब्राह्मण कैटेगरी में गिने जाते थे। लेकिन अगर जो भी बाहुबल जिनके अंदर था, जिनके अंदर
क्षमता थी जो है लड़ाई लड़ने की, या फिर हम कह सकते हैं कि पावरफुल टाइप का बात अगर जहां आता था तो वहां पे छत्री जो है उनको घोषित कर दिया जाता था, या उनको छत्री की उपाधि दी जाती थी। उपाधि नहीं, हम कहेंगे कि स्टेटस उनको मिल जाता था। और उसके बाद जब जो लोग कमाने का, आमदनी का, तरक्की का, पैसा का, रुपया का, व्यापार का ये सिस्टम जो रखते थे वो जो है वैसे कैटेगरी में आते। और जो इन सारे लोगों में से जो काम नहीं कर रहे थे, जो इन तीनों की सेवा करने वाले लोग थे, जो सेवा देने वाले लोग थे, जो इनका हाथ बटाते थे इनके कामों में कुछ कुछ, है ना, तो वो लोग जो है निम्न कास्ट में, निम्न वर्ण जाति में वो आते हैं, शूद्र कह सकते हैं कि शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। तो योग्यता और क्षमता आधारित, उस समय नॉलेज आधारित जो है व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में भी, आज के 3500 साल पहले भी समझ लीजिए कि ये जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था नहीं थी। जब उत्तर वैदिक काल आता है, आज के 1000 ईसा पूर्व, लगभग हम कह सकते हैं कि आज के 2200 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब उत्तर वैदिक काल आता है, तब जो है जन्म आधारित जाति व्यवस्था उस समय ज्यादा तगड़े से जो है प्रबलता से दिखाई देती है। वहां पे मजबूती दिखाई देने शुरू होती है, यहाँ से पनपना स्टार्ट होता है, यहाँ से उसको आधार मिलने लगता है। ये जो आज हम देखते हैं ना, ये जातिवती, जो अभी हम जिस जाति में पैदा हुए बस उसी जाति के हो गए, ये जो सिस्टम चल रहा है आज के लगभग 2200 साल पहले, 2000 साल पहले की बात है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि हमारा इतिहास 5000 साल पहले का, तो वहां से नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 2000 साल पहले ये व्यवस्था जन्म लेती है। तो आज के 2200 साल पहले उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा, उसी समय जन्म आधारित व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्टार्ट हो जाता है वहीं से। और वहीं से जो है ये जो व्यवस्था, जो सिस्टम अभी चलता आया है, जो अभी जो है शूद्र का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, उनके ऊपर जो प्रताड़ना होने लगती है, उसी समय से दबाव, सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई चलने लगती है, और सामाजिक स्तर, स्टेटस, दबाव, सब कुछ उस समय देखा जाने लगता है। तब योग्यता आधारित, तब जो है ज्ञान आधारित ये जो है वर्ण सिस्टम वाला व्यवस्था नहीं रह जाता, तब सिस्टम रह जाता है जन्म आधारित। ध्यान रखिए। फिर जब उसके बाद आप आते हैं महाजनपद काल, मौर्य काल वगैरह आता है, जब आप उस समय देखते हैं, उसके बाद मौर्य काल, जब ये महाजनपद काल जब आता है, तो उस समय भी देखिए कि जन्म आधारित व्यवस्था बहुत तेजी से जो है इसको प्रबलता मिलती है। हालांकि महाजनपद काल में बुद्ध और जैन दो धर्म उत्पन्न हुए, दो धर्म की जो उत्पत्ति हुई, उन्होंने समानता पर जोर दिया। और कह सकते हैं कि जाति के खिलाफ, आप कह सकते हैं उस समय ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था जन्म लेती है, ये जो दो धर्म जन्म लेते हैं, बुद्ध और जैन, ये बहुत उस समय आप समझिए निम्न कास्ट के वर्ग के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। ये जो धर्म पनपता है, इनके अनुयायी बनने लगते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि ये समानता पर जोर देते हैं। तब यहाँ जाति पर थोड़ा सा ठोकर मिलता है इस एरा में। फिर उसके बाद जब आप मध्यकाल में आते हैं तो देखते हैं कि मध्यकाल में भक्ति मूवमेंट बहुत तेजी होने लगता है, बहुत ज्यादा विस्तार लेने लगता है। तो उस समय रैदास, कबीरदास, इस प्रकार से गुरु नानक, इस प्रकार से लोग आते हैं जो जाति व्यवस्था के खिलाफ या समानता की बात करते हैं, तो एक धर्म की बात करते हैं, एक जाति की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये सिस्टम इस समय डेवलप हुआ। तो आप देखिए, फिर उसके बाद जब आप अंग्रेजों के समय में ही आते हैं, जब आप मध्यकाल के बाद जब अंग्रेजों का समय जब आता है, तो आप देखते हैं जाति को जनगणना में आधार दिया गया। जनगणना में शामिल कर लिया गया जाति की गणना को। आप समझ रहे हैं? तो आज का हालात आप देख ही रहे हैं, आधुनिक काल में अभी क्या है सिस्टम। अभी तो बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कोई थाना में लिखवाना होता है, कहीं चौकी पर जाना पड़ता है, या फिर कोई फार्म आपको भरना पड़ता है, तो आज भी आपको आपकी जाति बतानी पड़ती है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। आज भी ये व्यवस्था सिस्टम है। हम कह सकते हैं आरक्षण का व्यवस्था जो आप देखिए ना, अभी क्या ईडब्ल्यूएस को जो अभी मिला, अभी जो ईडब्ल्यूएस का मामला 2019 में जो ये आया, आप सोचिए कि इसमें सवर्ण लोगों को भी तो बहुत सारा फायदा आरक्षण का मिल रहा है। मेरिट देखिए, आरओ का पेपर देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का पीसीएस देख लीजिए, अन्य अदर स्टेट के भी देख लीजिए, पेपर में देखिए क्या वेरिएंट देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी के बराबर ही बन रहा है, जनरल का बल्कि कम बन रहा है अगर देखा जाए तो। उसके बाद आप देखिए कि एसटी एससी का हालांकि थोड़ा और कम बन रहा है। तो देखिए भाई, उनकी जरूरत है, उनको अगर ये फायदा थोड़ा मिल रहा है, हल्का सा एज मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। बाद में भी आदमी अपने व्यवस्था को, अपने कहीं आप कह रहे हैं कि एडमिशन मिल रहा है ज्यादातर, तो कैसे तरक्की होगी, वैसे ही लोग घुस जाएंगे सिस्टम में, तो क्या होगा। अरे भैया, एडमिशन जब मिलेगा, जब उतने साल वो पढ़ाई करेगा, तो उसमें से 90% लोग तो अच्छे निकलेंगे, 80% अच्छे निकलेंगे, 10-20% वैसे भी किसी भी कास्ट में अच्छे नहीं है। ये बताइए, तो आप कैसे कर सकते हैं कि नॉलेज नहीं आ रहा है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। देखिए, मैं मानता हूं कि उन्हीं कास्ट में, हर एक कास्ट में मैं मान रहा हूं, जिनको भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है, अगर जिनको एक या दो पीढ़ी तक मिल चुका है, वो बंद कर देना। जैसे टीना डाबी को आरक्षण मिला, वो नहीं मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्यों नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि देखिए, अगर आरक्षण नहीं मिला होता तो वो प्री भी नहीं क्वालिफाई हो पाती आईएएस में, लेकिन क्योंकि उनके माता पिता पहले से जो है अधिकारी थे, पहले से ही वो सेटल्ड थे, तो उनको मिल गया, उनको फायदा। लेकिन उन्हीं जातियों में अभी बहुत सारे लोगों को फायदा इसका मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान देना होगा, सरकार को इस पर मोटिवेशन करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इस पर बिल लाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए अलग से कि क्या और सिस्टम को और सुधारा जा सकता है। केवल वोट बैंक की राजनीति करने से नहीं होगा।